नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। हम सत्र क्रमांक 2 के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम में लगाई गई कहानियां हैं उसमें से पहली कहानी जो है मलबे का मालिक, जिसको मोहन राकेश जी ने लिखा है, इसकी कथावस्तु देख रहे हैं। अब तक हमने इस कथावस्तु के प्रारंभिक अंश को देखा है, अर्थात कहानी की शुरुआत हमने कथावस्तु के तौर पर की है। हम एक एक करके मोहन राकेश जी ने इस कथावस्तु को किस प्रकार प्रस्तुत किया है इसको भी थोड़ा सा समझने वाले हैं। साथ ही साथ इस कहानी के भीतर जो विषय है या इस कहानी का जो आशय है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो हम कथावस्तु समझ रहे हैं, मैं आपको सुना रहा हूं कहानी, और हम इस कहानी के कुछ अंश जो है हमने पढ़े हैं। अब वहां से आगे की बात जो है मैं आज करूंगा। तो अब तक हमने इस कहानी में ये देखा है कि भारत पाकिस्तान का विभाजन जब हुआ था उसके लगभग 7.5 साल बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में एक हॉकी का मैच खेला जा रहा है, और उस हॉकी के मैच को देखने के लिए पाकिस्तान से कुछ मुसलमान वहां पे आए हैं अमृतसर में। और वहां पे कहानीकार लिख रहा है कि हॉकी का मैच तो सिर्फ एक बहाना था। उनको जो लोग आए थे उनको तो सिर्फ अपने 7.5 साल पहले जो घर वगैरह जिस मोहल्ले में वो रह रहे थे उसको देखने की जिज्ञासा के वश वो वहां पे आए थे। और उसमें से एक 60-65 साल का जो बुढ़ा मुसलमान है जिसको गनी मियाँ कहा गया है, तो ये बुढ़े मुसलमान जो है वहां पे इस गली में बासा बाजार नामक जो मोहल्ला है वहां पे वो मुसलमान आ जाता है और वो देख रहा है कि किस प्रकार वो 7.5 साल पहले भरा पूरा रहने वाला वो जो बासा बाजार है आज किस प्रकार उजड़ गया है। बहुत सारी दुकानें जला दी गई है, बहुत सारे खंडहर जो है या मलबा जो है इधर उधर बिखरा पड़ा है। तो ये सब स्थितियां देखने के बाद वहां पे वो जो व्यक्ति आए थे वो समझ रहे थे कि कितना भयानक और दर्दनाक यहाँ पे हादसा हुआ था, और परिणाम स्वरूप आज इसके अवशेष वहां पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये सभी लोग जो है अपनी पुरानी यादों को वहां पे कहते सुनते वहां से गुजर रहे हैं, और वो जो बुढ़ा मुसलमान है वो वहां से अपने गली में वहां पे आ जाता है। और गली में आने के बाद वो अपने गली की ओर बाई ओर मुड़ने के लिए जब रुख करता है तो वहां पे देखता है कि एक छोटा सा बच्चा जो है अपने घर से बाहर जो है रोते हुए वहां पे आ रहा है। और वो बच्चा उसको वो देखता है कि वो बच्चा रो रहा है। अब वो समझाने की कोशिश कर रहा है, जेब में से कुछ उसको खाने के लिए देने की कोशिश कर रहा है वो, ताकि वो चुप हो जाए। लेकिन इसकी 16-17 साल की बहन जो है, 15-16 साल की, वो बहन जो है अंदर से उसके पीछे दौड़ती हुई आती है। और नया अजनबी आदमी किसी बच्चे को अगर कुछ दे रहा है तो उसके मन में शक पैदा होता है कि शायद ये कोई दूसरा आदमी है और ये बच्चे उठाने वाला गिरोह का कोई आदमी लगता है। तो उस प्रकार से उस बुढ़े मुसलमान को वहां पे उसके संदर्भ में बोला जाता है। और वो लड़की भी वहां पे अपने छोटे बच्चे को या भाई को जो है चुप करने के लिए उसको डरा रही होती है कि वो कह रही कि तुम्हें तुम चुप करो, नहीं तो तुम्हें ये बुढ़ा मुसलमान जो है पकड़ कर ले जाएगा। यहाँ तक हमारी कहानी आ गई थी, वहां से आगे हम शुरू करेंगे। देखिए, बुढ़े मुसलमान ने बच्चे को देने के लिए जो पैसा निकाला था वो उसने जो है फिर से वापस अपने जेब में डाल दिया। अर्थात वो जो बुढ़ा मुसलमान था उस बच्चे को जो है वो रो रहा था, उसको चुप करने के लिए वो कुछ देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपने जेब से निकाले हुए पैसे वो आदमी जो है वैसे के वैसे रख देता है। सिर से टोपी उतार कर वहां थोड़ा सा खुजलाया और थोड़ी टोपी अपनी बगल में दबा ली। अब वो आदमी जो है थोड़ा सा निराश हो गया और वो अपने सर पर लगी हुई टोपी जो है उसको उतार देता है, सर को खुजलाता है और वो टोपी जो है अपनी बगल में दबा लेता है। उसका गला खुश्क हो रहा था और घुटने थोड़ा कांप रहे थे। अब वो बुढ़ा मुसलमान अपने आप को थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा है, क्योंकि अपने ही गली में अपने ही मोहल्ले में आकर मैं कितना अजनबी बन गया हूं। और वो थोड़ा सा अब अपने आप को अस्वस्थ महसूस कर रहा है। उसके पैर तक वहां पे घुटने तक कांप रहे हैं। उसने गली के बाहर की एक बंद दुकान के तख्त का सहारा लिया और टोपी फिर से सर पर लगा ली। अब वहीं पर जो है पैर कांप रहे, इसलिए वो आदमी जो है
वहाँ पे एक दुकान के तख्त पर या चौराहा जो होता है वहाँ पे वो बैठ जाता है और टोपी फिर से पहन लेता है। गली के सामने जहाँ पहले ऊंचे ऊंचे शहतीर रखे रहते थे, शहतीर माने लंबे लंबे जो लकड़ियाँ होती है, जो विशेषतः पर्वतीय प्रदेशों में ये लकड़ियाँ मिलती है, तो ये शहतीर जो है लंबे लंबे वहाँ पे खड़े रहते थे। वह अब एक 3 मंजिला मकान खड़ा था। मतलब वो जिस दुकान के पास बैठा था उस दुकान के सामने जो है 7.5 साल पहले वो देखता था कि वो शहतीर रखे हुए लकड़ियाँ जो है वहाँ पे खड़ी होती थी, लेकिन आज वो देख रहा है कि वहाँ पे एक 3 मंजिला मतलब 3 मंजिल वाली इमारत जो है वहाँ पे खड़ी है। सामने बिजली की तार पर 2 मोटी मोटी चीले बिल्कुल जड़ सी बैठी थी और उसी के सामने जो है बिजली के तार पर जो है 2 चीले जो है एकदम आराम से जड़ से वहां पे बैठी थी। बिजली के खंबे के पास थोड़ी धूप थी और जो बिजली का खंबा था वहां पर भी थोड़ी धूप थी। वह कई पल धूप में उड़ते जर्रों को देखता रहा, फिर उसके मुंह से निकला, या मालिक। अर्थात वो जो उजड़ा हुआ जो नजारा था उसको देखने के बाद वो व्यक्ति जो है अपने अल्लाह को पुकार रहा है, अपने मालिक को पुकार रहा है और या मालिक कहते हुए जो दृश्य दिख रहा है उसके लिए अफसोस व्यक्त कर रहा है। एक नवयुवक चाबियों का गुच्छा घुमाता गली की तरफ आया और उसी दौरान जो है एक छोटा नवयुवक जो है एक युवक वहां से गुजरता है और उसके हाथ में जो है चाबी का गुच्छा है और वो चाबी का गुच्छा जो है उंगली से ऐसा घुमा रहा है। बुड्ढे को वहां खड़े देखकर उसने पूछा, कहिए मियाँ जी यहाँ किस लिए खड़े हैं? अब वो उस अजनबी बुड्ढे को वहां पे देखता है और वो नवयुवक पूछता है उस आदमी को कि कहिए मियाँ जी आप यहाँ पे किस लिए खड़े हैं? बुड्ढे मुसलमान को छाती और बाहों में हल्की सी कपकपी महसूस हुई। अब कोई अजनबी हमें पूछ रहा है कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो, तो फिर और एक बार वो बुड्ढा मुसलमान जो है वहां पे घबरा जाता है और फिर से एक बार छाती और बाहों में हल्की सी कपकपी महसूस हुई। उसने होठों पर जबान फेरी और नवयुवक को ध्यान से देखते हुए कहा, बेटे तेरा नाम मनोरी है ना? अब ये पूछने वाला जो लड़का था उसको वो बुढ़ा व्यक्ति जो है ध्यान से देखता है और देखने के बाद जो है वो तुरंत वो व्यक्ति कहता है कि बेटे तुम्हारा नाम मनोरी है ना? नवयुवक ने चाबियों के गुच्छे को हिलाना बंद करके अपनी मुट्ठी में ले लिया और कुछ आश्चर्य के साथ पूछा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? अर्थात वो नवयुवक अब अजनबी है, वो सामने वाला बुढ़ा व्यक्ति भी अजनबी है, लेकिन वो बुढ़ा व्यक्ति जो है उस नवयुवक को तुम्हारा नाम मनोरी है ये कहने के बाद उसकी जो हरकतें चल रही थी, चाबियां घुमा रहा था, उसको बंद करके उसने अपने हाथ में ले लिया और वो पूछ रहा है कि तुम्हें या आपको मेरा नाम कैसे मालूम? तो वहां पे 7.5 साल वो बुढ़ा व्यक्ति जो है कह रहा है, देखिए 7.5 साल पहले तो इतना सा था, मतलब 7.5 साल पहले मैंने जब तुम्हें देखा था तो तू इतना सा था, कहकर बुढ़े ने मुस्कुराने की कोशिश की। अर्थात ऐसा कहने पर वो बुढ़ा जो थोड़ा मुस्कुराकर वो बात कह रहा है कि 7.5 साल पहले मैंने जब तुम्हें देखा था तो तुम बहुत छोटे थे और आज कितने बड़े हुए हो, ऐसा उसको कहना है। आप आज पाकिस्तान से आए हैं? वो लड़का पूछता है, क्या आप आज पाकिस्तान से आए हैं? हाँ, पहले हम इसी गली में रहते थे। अब वो बुढ़ा व्यक्ति भी कह रहा है कि पाकिस्तान से आए हैं, ऐसा पूछने के बाद वो हाँ कह देता है और कहता है कि हम पहले जो है इसी गली में रहते थे। बुढ़े ने कहा, मेरा लड़का चिराग दिन तुम लोगों का दर्जी था, मतलब मैं जो व्यक्ति हूँ, मेरा जो लड़का था वो चिराग दिन नामक जो लड़का था वो तुम लोगों के कपड़े सिलता था, वो दर्जी था और तकसीम से 6 महीने पहले हम लोगों ने यहाँ अपना नया मकान बनवाया था। मतलब बहुत ही मेहनत मशक्कत से हमने इसी मोहल्ले में मतलब 6 ही महीने हुए थे, नया मकान हमने बनवाया था। ओ गनी मियाँ, मनोरी ने पहचान कर कहा। अब वो बच्चा जो है उसको तुरंत याद आता है कि ये आदमी कौन है और वो मनोरी जो है, वो लड़के का नाम मनोरी है और वो लड़का जो है चौंक कर ओ गनी मियाँ कहता है और पहचान लेता है। हाँ बेटे, मैं तुम लोगों का गनी मियाँ हूँ। अब वो दोनों की आपस में पहचान हो चुकी है
और गनी मियाँ भी वहां पे वो बता रहे हैं कि मैं तुम लोगों का गनी मियाँ हूँ। चिराग और उसके बीवी बच्चे तो अब मुझे मिल नहीं सकते। अब वो गनी मियाँ जान रहे हैं कि 7.5 साल बाद जो भी कुछ हादसा हुआ था उसके बाद तो मेरे जो अपने चिरागुद्दीन और उसकी बीवी बच्चे जो है मुझे मिल नहीं सकते, मगर मैंने सोचा कि एक बार मकान की ही सूरत देख लूं। लेकिन मैं सोच रहा था कि मुझे तो मालूम है कि मेरा बच्चा या मेरा बेटा जो है अब मुझे नहीं मिल सकता, मेरी पोतिया मुझे नहीं मिल सकती, उसकी बीवी जो है मुझे नहीं मिल सकती, लेकिन हमने जो नया मकान बनवाया था वो उसकी तो क्या हालत हुई है वो देख लूं, इसलिए मैं वहां पे आया हूं। ऐसा वो बुढ़ा जो है गनी मियाँ वहां पे कह रहे हैं। बुढ़े ने टोपी उतारकर सिर पर हाथ फेरा और अपने आंसुओं को बहने से रोक लिया। अब वो इतने में वो मकान की सूरत देखने की जो जब बात हो जाती है तब अपने आप जो है गनी मियाँ की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और सर पर से टोपी उतारकर वो आंसू जो है पोंछने की कोशिश करते हैं। तुम तो शायद काफी पहले यहाँ से चले गए थे, मनोरी के स्वर में संवेदना भर आई। अब वो मनोरी जो है उसको वो बातें याद आ रही है और वो गनी मियाँ को कह रहा है कि आप तो बहुत पहले ही यहाँ से चले गए थे। हाँ बेटा, यह मेरी बदबख्ती थी कि मैं अकेला पहले निकल कर चला गया था। अब गनी मियाँ बता रहे हैं कि मेरी कुछ मजबूरी थी और उसी वजह से मैं थोड़ा सा पहले ही यहाँ से निकल गया था। यहाँ रहता तो उसके साथ मैं भी, शायद वो गनी मियाँ सोच रहे हैं कि अगर मैं उस मजबूरी के कारण पाकिस्तान या लाहौर वहाँ पे नहीं चला गया होता तो शायद आज मैं भी जो है अपने चिरागुद्दीन के साथ और अब वहाँ पर रुकते हैं। कहते उसे एहसास हो गया कि यह बात उसे नहीं कहनी चाहिए। उसने बात को मुंह से रोक लिया पर आंखों में आए आंसुओं को नीचे बह जाने दिया और इतने में गनी मियाँ जो है वो बात कहकर रोने लगे हैं और आंखों से आंसू टपकने लगे हैं। छोड़ो गनी मियाँ, अब उन बातों को सोचने में क्या रखा है। वो मनोरी जो है अब उसको गनी मियाँ को कह रहा है कि अब रोने से कुछ मतलब नहीं है, छोड़ो गनी मियाँ उन बातों को। मनोरी ने गनी की बाह अपने हाथ में ले ली। चलो तुम्हें तुम्हारा घर दिखा दूं। अब वो मनोरी जो है अब उस गनी मियाँ को जो है वहाँ पे तो आपका घर मैं दिखा देता हूँ, उस गली की ओर या उस स्थान की ओर उसको चलने के लिए कहता है। गली में खबर इस तरह फैली थी कि गली के बाहर एक मुसलमान खड़ा है जो रामदासी के लड़के को उठाने जा रहा था। अब वो जो छोटा बच्चा है और उसकी बहन ने एकाएक वहाँ पे जो भी कुछ बातें कही थी और उसके कारण उस बच्चे की बहन ने सभी गली में ये खबर शायद फैला दी गई कि गली में एक कोई बुढ़ा मुसलमान खड़ा है और वो रामदासी के लड़के को उठाने की कोशिश कर रहा था। अब ये बात जो है ऐसे की तैसे वहां फैल गई। उसकी बहन वक्त पर उसे पकड़ लाई, नहीं तो मुसलमान उसे ले गया होता। अर्थात ये अफवाह जो है वहां पे फैल दी गई होती है। ये खबर मिलते ही जो स्त्रियां गली में पीढ़े बिछाकर बैठी थी वे पीढ़े उठाकर घरों के अंदर चली गई। अब ये जब अफवाह जैसे ही फैलती गई, जो भी महिलाएं जो है घर के आंगन में पीढ़े पर बैठी हुई थी वो पीढ़े उठाकर जो है अपने जो है घर के अंदर चली गई है। गली में खेलते बच्चों को भी उन्होंने पुकार कर घरों के अंदर बुला लिया। मतलब ये खबर सुनते ही अपने बच्चों को उन्होंने जो गली में खेल रहे थे अपने घर के अंदर जो है बुला लिया है। मनोरी गनी को लेकर गली में दाखिल हुआ। अब वो मनोरी जो है नवयुवक जो है अब गनी मियाँ जिस गली में रहते थे उस गली में वो दाखिल हुआ है, मतलब वहां पे वो आए हैं। और तो गली में तो सिर्फ एक फेरी वाला रह गया था। अब जिस गली से वो जा रहे हैं उस गली में वहां पे ज्यादा लोग घूम फिर नहीं रहे थे। वो सिर्फ एक फेरी वाला जो है वहां पे रास्ते से गुजर रहा था। या रखा पहलवान जो कुएं पर उगे पीपल के नीचे बिखर कर सोया था। और एक फेरी वाले के सिवा एक रखा पहलवान नामक जो व्यक्ति है वहां पे इस कुएं के पास जो पीपल का पेड़ उगा था उसके नीचे वो सोया हुआ था। हाँ, घरों की खिड़कियों में से और किवाड़ों के पीछे से कई चेहरे गले में झांक रहे थे। अब लोग घर के अंदर से खिड़कियों से दरवाजे से जो मुसलमान जो आया था बुढ़ा मुसलमान उसको गली से गुजरते हुए वहां पे देख रहे थे। मनोरी के साथ गनी को आते देखकर उनमें हल्की चहमो गोइया शुरू हो गई
और जो मनोरी जो है उसी गली में रहता था। और उस मनोरी के साथ उस आदमी को देखकर जो है लोगों के बीच में वहां पे चर्चाएं चलने लगी और बातें चलने लगी। दाढ़ी के सब बाल सफेद हो जाने के बावजूद चिरागुद्दीन के बाप अब्दुल गनी को पहचानने में लोगों को दिक्कत नहीं हुई। अब 7.5 साल बीत गए हैं। अब चिरागुद्दीन के पिता जो है अब्दुल गनी मियाँ, उनके दाढ़ी के बाल भी सफेद हुए हैं, लेकिन मनोरी के साथ देखकर वो लोग जो है तुरंत समझ जाते हैं कि ये आदमी कौन है। और गनी मियाँ को सबने वहां पे पहचान लिया था। वह था तुम्हारा मकान। मनोरी जो है हाथ करके इशारा करके जो है गनी मियाँ को उस स्थान पर लेके जाता है और कहता है वह था तुम्हारा मकान। मनोरी ने दूसरे एक मलबे की तरफ इशारा किया, अर्थात वो जिस स्थान पर इशारा कर रहा है, जिस मलबे की तरफ इशारा कर रहा है और वो बता रहा है कि यही था तुम्हारा मकान। गनी पल भर टिटक कर फटी फटी आंखों से उस तरफ देखता रहा। अब वो मलबा जो है वहां पे मकान तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन मकान का वहां पर ढेर सारा खंडहर जो है बिखरा हुआ था, मलबा बिखरा हुआ था। और गनी मियाँ उस पल भर उस दृश्य को देखकर जो है फटी फटी आंखों से उस तरफ देखता रहा। चिराग और उसके बीवी बच्चों की मौत को वह काफी पहले स्वीकार कर चुका था। अब चिराग और उसके बीवी बच्चे जो है उनकी मौत को तो उन्होंने स्वीकार ही कर लिया था, लेकिन अपने नए मकान को इस शक्ल में देखकर उसे जो झुरझुरी हुई उसके लिए वह तैयार नहीं था। मतलब उनका नया बना बनाया जो मकान था इस हालात में, इस स्थिति में वहां पे दिखेगा, इसके लिए गनी मियाँ तैयार नहीं थे। और उसकी जबान से पहले से और खुश्क हो गई और घुटने भी ज्यादा कांपने लगे। मतलब घर के दृश्य को देखकर और वो घबरा गए और उनके घुटने जो है वहां पे कांपने लगे हैं। यह मलबा उसने अविश्वास के साथ पूछ लिया, क्या ये मलबा मेरा घर है? तो वो उस पर विश्वास नहीं कर रहा है, लेकिन मनोरी ने उसके चेहरे के बदले हुए रंग को देखा, उसकी भाव को थोड़ा और सहारा देकर जड़ से स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारा मकान उन्हीं दिनों जला दिया गया था। मतलब मलबे को देखकर जो है गनी मियाँ को विश्वास नहीं हो रहा है कि यही मेरा नया बना बनाया मकान है, लेकिन मनोरी जो है उनको कह रहा है कि यही तुम्हारा मकान है और उसी दिन उसको जला दिया गया था। गनी छड़ी के सहारे चलता हुआ किसी तरह मलबे के पास पहुंच गया। मलबे में अब मिट्टी ही मिट्टी थी, जिसमें से जहां तहां टूटी और जली हुई ईंटें बाहर झांक रही थी। अब उस स्थान पर या उस जगह पर जब गनी मियाँ आगे शिरकत करते हैं तो वहां पे देखते हैं कि वहां पे मिट्टी ही मिट्टी है, साथ ही साथ जहां तहां ईंटों के टुकड़े, कहीं पर जली हुई ईंटियां बाहर झांक रही है। लोहे और लकड़ी के सामान उसमें से कब का निकल जा चुका था और लोहे और लकड़ी का सामान जो है वहां से कब का निकला जा चुका था, क्योंकि देखिएगा कि आप जानते हैं कि मलबा या कूड़ा करकट जो होता है या खंडहर जो होता है वहां से काम की चीजें किस प्रकार अपने आप चलती बनती है, अर्थात उसकी चोरी होती है। ये उसके लिए हमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये बता रहे हैं कि लोहे और लकड़ी की जितनी भी सामान उसमें था वो कब का वहां से निकला जा चुका था। केवल एक जले हुए दरवाजे का चौखट न जाने कैसे बची रह गई थी। मतलब वहां पे उस मलबे में सिर्फ एक जली हुई चौखट जो है, दरवाजे की चौखट जो है वहां पे किस प्रकार बची हुई थी। पीछे की तरफ 2 जली हुई अलमारियां थी जिनकी कालिक पर अब सफेदी की हल्की हल्की तह उभर आई थी। अब वहां पे उसी चौखट के पीछे जो है 2 लकड़ी की अलमारियां वहां पे जली हुई अवस्था में उन पर कालिक बिछी हुई है और उस कालिक पर हल्की सी अब सफेदी छाई हुई है। उस मलबे को पास देखकर गनी ने कहा, यह बाकी रह गया है। यह अर्थात गनी मियाँ को अब विश्वास नहीं है कि उनके घर की हालात इस प्रकार हो सकती है और वो सोच रहे हैं और अपने आप को ही कह रहे हैं कि किस प्रकार इतना ये बाकी रह सकता है, ये मेरा मकान है। और उसके घुटने जैसे जवाब दे गए, वही जली हुई चौखट को पकड़कर बैठ गया। मतलब उस अवस्था को देखकर, उस दृश्य को देखकर जो है गनी मियाँ बेसहारा हो गए और उस चौखट के पास ही वहां पे बैठ गए। क्षण भर बाद उसका सिर फिर चौखट से जा सटा और उसके मुंह से बिलखने की सी आवाज निकली, हाय ओए चिरागुद्दीन। अर्थात
थोड़ी देर बाद होश में आने के बाद जो है वहाँ पे गनी मियाँ अपने आप को संभालते हुए हाय ओए चिराग दिन अर्थात अपने बेटे को पुकार रहे हैं। अर्थात घर के हालात, घर के दृश्य को देखकर उनको अब अंदाजा हो गया है कि उनके साथ क्या हुआ होगा। मतलब उनका बेटा जो है, उसकी पत्नी जो है, उसकी गनी मियाँ की पोतिया जो है, उनके साथ क्या होगा, क्या किया लोगों ने किया होगा, ये सभी दृश्य जो है अब गनी मियाँ के सामने आ रहा है और अफसोस के साथ हाय कहते हुए चिराग दिन को पुकार रहे हैं। जले हुए किवाड़ की वह चौखट मलबे में से सिर निकाले 7.5 साल खड़ी तो रही थी। अब वो मलबा जो है वहाँ पे घर की चौखट जो है 7.5 साल तक ये चौखट अभी भी वहाँ पे खड़ी है, पर उसकी लकड़ी बुरी तरह भुरभुरा गई थी। लेकिन आज अवस्था ऐसी है, वो चौखट वहाँ पे खड़ी तो है लेकिन उसकी चौखट जो है उसकी लकड़ी जो है बुरी तरह से अब वो भुरभुरा गई थी। गनी के सिर के छूने से उसके कई रेशे झड़कर आसपास बिखर गए। मतलब गनी मियाँ का सर उस चौखट को टकरा जाता है, उसके कारण वो भुरभुरा गई चौखट के बहुत सारे रेशे जो है वहाँ पे आसपास बिखर जाते हैं। कुछ रेशे गनी की टोपी और बालों पर आ रहे हैं। उन रेशों के साथ एक केंचुआ भी नीचे गिरा जो गनी के पैर के 6-8 इंच दूर नाली के साथ साथ बनी ईंटों की पटरी पर उधर उधर सरसराने लगा। मतलब वो जो रेशे वहां से झर रहे थे उसमें से एक केंचुआ जो है बरसात में निकलने वाला एक कीड़ा होता है, आपने देखा होगा, वो केंचुआ जो है वहां से सरसराते हुए गनी के पास से वहां से गुजरा। वह छिपने के लिए सुराग ढूंढता हुआ जरा सा सिर उठाता। मतलब वो केंचुआ जो है अपने आप को कहीं पे तो छिपाना चाहता है और इसके लिए वो जरा सा सिर उठाकर जो है वहां पे जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा है, पर कोई जगह न पाकर एक बार सिर पटकने के बाद दूसरी तरफ मुड़ जाता। मतलब उसको कहीं पर भी छिपने के लिए जगह नहीं है, हर तरफ मिट्टी जो है बिखरी हुई है, तो वो उसको कहीं पर भी छिपने के लिए जगह नहीं है, तो ये केंचुआ जो है वहीं पर मुड़ जाता है। तो इस तरह से अपने ही घर की हालात को देखकर गनी मियाँ किस प्रकार अफसोस व्यक्त कर रहे हैं। जो सामने दृश्य उभर गया है या जो सामने उसके घर का दृश्य आ गया है, इसके कारण गनी मियाँ कितने नाराज हुए हैं, उनको कितना दुख हुआ है। लगभग ये सभी बातें जो है अब तक हमने देखी है। इसके आगे की बातें हम अगले लेक्चर में देखेंगे और जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी आपको इस कहानी में जो भी कुछ घटना घटित हुई थी और उस घटना के पीछे किसका हाथ था, ये सभी बातें जो है एक एक करके सामने आ जाएगी। अब तक हमने गनी मियाँ के घर की अवस्था को थोड़ा सा समझ लिया है। अगले लेक्चर में यहाँ से आगे वो जो घटना घटित हुई थी उसका सिलसिलेवार वर्णन जो है यहाँ पे सामने आएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।